हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में देखा था। आज अपना जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं इस भौतिक प्रदेश में, वो है राजस्थान का मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में आज देखने वाले हैं। और जिन भाई लोगों ने या बहनों ने पिछले जो 2 क्लासें हैं नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाके लिंक देखिएगा और वहां से पिछली क्लासें देखिएगा। आगे हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो अरावली के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके बाद में देखेंगे कि राजस्थान में ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है और भारत में ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सामान्य जानकारियां देखेंगे। उसके बाद में अरावली का विभाजन करेंगे, कितने भागों में बांटा गया है। तो अरावली को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। और फिर अपने देखेंगे अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो आप सभी लोग ये क्लास बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपने पास में नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ में नोट करते जाइएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आप सभी का दोस्त महेंद्र बाबल। तो राजस्थान भूगोल की अगली कड़ी में मैं लेकर आया हूं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग यानी कि अरावली पर्वतमाला। वैसे पूरी बात करें इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस क्या रहते हैं, अब उनकी बात करें हम, तो अब क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारी चोटियों की ऊंचाइयों को लेकर पूछे जाते हैं, चोटियों को जिलों को लेकर पूछे जाते हैं, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति को लेकर पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही कि राजस्थान में ये जो अरावली पर्वतमाला है आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है मैप के अंदर, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो इस साइड सबसे पहले सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, थोड़ी सी भीलवाड़ा है, अजमेर है, नागौर का आंशिक भाग इसके अंदर, मात्र आंशिक भाग, फिर सिक्कर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, इन सभी जिलों के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला ये क्या है। सबसे पहली बात इसकी आती है विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला। और ये प्राचीनतम पर्वतमाला तो है, लेकिन है कैसी, ये एक वलित पर्वतमाला है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वलित पर्वतमाला का अर्थ क्या होता है। वलित का मतलब होता है कि ऐसी पर्वतमालाएं या ऐसी 2 प्राचीन समय में ऐसी 2 प्लेटें जिनके आपस में वलन होने से, यानी कि जो हल्की प्लेट होती है वो भारी प्लेट के नीचे चली जाती है और वापस वलन होने के कारण जिन पर्वतमालाओं का निर्माण होता है वलन प्रक्रिया से, उन पर्वतमालाओं को वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये वलित पर्वतमाला भी है और इसके साथ ही अवशिष्ट पर्वतमाला भी है। अब आपको जानना होगा कि अवशिष्ट क्या होता है। अवशिष्ट का अर्थ होता है कि ऐसी पर्वतमाला जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, उसका अवशेष होता जा रहा है, यानी कि वो पर्वतमाला जो धीरे धीरे घिस रही है। ये विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे वृद्ध पर्वतमाला है। और इस प्राचीन पर्वतमाला की बात करें तो इसकी जो आयु है वो 65 से 70 करोड़ वर्ष है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला और इसकी आयु एक बार फिर से बता देता हूं आपको, 65 से 70 करोड़ वर्ष पहले की है, यानी कि 6.5 से 7 अरब वर्ष पहले की है ये मित्रों, ये भी याद रखना होगा आपको। अब अरावली की और बात करें अपने, ये पर्वतमाला कैसी है, तो ये वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब इसके बात करें कि इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मत हैं, लेकिन एक मत ये है कि अपने एक समय ऐसा हुआ करता था जहाँ पे अपने कल भी मैंने आपको बताया था, मरुस्थल जब मैंने पढ़ाया था उस समय पेंजिया और पैंथालासा के बारे में बताया था। तो हालांकि विश्व का जो स्थल का एक भाग था एक साथ ही जुड़ा हुआ था, स्थलीय भाग जिसको पेंजिया नाम दिया था। अब पेंजिया के 2 जो टुकड़े हो गए बाद में कुछ भूगर्भिक हलचलों के कारण या कुछ अन्य कारणों के कारण, तो 2 प्लेटों में 2 जो भाग हुए थे उनमें से एक भाग या एक प्लेट का नाम रखा था अंगारा और एक का नाम रखा था गोंडवाना।
अरावली का निर्माण जो है वो गोंडवाना प्लेट से हुआ है। और ये जो गोंडवाना प्लेट है, इस गोंडवाना प्लेट के बाद में भी कई टुकड़े होते हैं, बाद में गोंडवाना प्लेट 4 टुकड़ों में टूट जाती है। अब ये आगे मैं बात करूं कि ये जो इसका निर्माण काल कौन सा है, तो ये आद्य महाकल्प काल यानी कि एजोइक जो एरा है उसके अंदर प्री कैम्ब्रियन कल्प काल की चट्टानों से ये निर्मित है। यानी कि इसका जो निर्माण कहें तो प्री कैम्ब्रियन कल्पकाल की चट्टानों से। और ये जो प्री कैम्ब्रियन कल्पकाल है ये आपके आद्य महाकल्प काल का ही भाग है। आद्य महाकल्प काल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एजोइक एरा, एजोइक एरा या प्री पैलियोजोइक एरा। इसके अंदर इसका निर्माण होता है। और ये जो आपके समय था ये लगभग आपके 65 से 70 करोड़ वर्ष पहले का था। 65 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व था। और ये 65 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व था तो अपने अरावली की जो आयु मानी गई है ये भी 65 से 70 करोड़ वर्ष पहले की ही मानी गई है। और इसकी मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला अपने यहाँ सिरोही से यहाँ से शुरुआत होती है अरावली पर्वतमाला, और यहाँ ऐसे चलती है अपने इस साइड, यहाँ तक अपने जाती है झुंझुनू में, फिर वापस अपने ये इस साइड जयपुर, अलवर, अलवर का कुछ एक भाग। और ये जो इस प्रकार ये अरावली चलती है। और इसकी आकृति के बारे में भी एक बार पूछा गया है कि अरावली की आकृति कैसी है, तो अरावली की एक तत्वाद्य होता है तंदूरा। एक तत्वाद्य आपने नाम सुना होगा, तंदूरा। तो अरावली की जो आकृति है वो एक तंदूरे के समान है। किसकी आकृति है? इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी जो आकृति है मित्रों वो एक तंदूरा नुमा है। अब तंदूरा ये क्या होता है? अब तंदूरे की बात करूं मैं तो तंदूरा एक तत्वाद्य होता है, एक तत्वाद्य होता है। ये अरावली है अपनी। अब अरावली में बात करते हैं अपने कहाँ से क्या क्या शुरुआत होती है अरावली की। अरावली की अपने शुरुआत के बारे में हम बात करें कि अरावली का निर्माण काल, ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। अरावली के निर्माण काल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अरावली का जो निर्माण है आद्य महाकल्प काल में हुआ है। आद्य महाकल्प काल, और इसे अपने अंग्रेजी में कहें तो कह सकते हैं एजोइक एरा। कहाँ गया भाई? एजोइक एरा या प्री पैलियोजोइक एरा भी कह सकते हैं। और इस आद्य महाकल्प काल के ये युग है। और इसके काल की बात करूं तो ये वाला है प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। तो आपको याद रखना होगा अरावली किस काल में निर्मित हुई है? अरावली प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर निर्मित हुई है। और प्री कैम्ब्रियन काल का जो समय है वो समय क्या है? तो इसका जो समय रहा होगा वो 65 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 से 70 करोड़ वर्ष पहले अरावली का समय रहा था। और इस समय में ये अरावली निर्मित हुई है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किससे हुआ है? तो मित्रों इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यानी कि गोंडवाना लैंड का क्या है? ये अवशेष। अब ये गोंडवाना लैंड वगैरह क्या है ये मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास के अंदर कि अपने संपूर्ण जो पृथ्वी थी, अपने संपूर्ण जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी का एक जो भाग था वो यहाँ पे अपने स्थल भाग था। ये बीच का क्या था? ये स्थल भाग था। और इस स्थल भाग के चारों ओर विशाल जल राशि फैली हुई थी, ठीक है। और ये जो स्थल वाला भाग था, इस स्थल वाले भाग को वैज्ञानिकों ने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और इस जलीय भाग को वैज्ञानिकों ने नाम दिया पेंथालासा। इस जलीय भाग को क्या नाम दिया? इस जलीय भाग को नाम दिया आपके पेंथालासा। अब ये जो पेंजिया था, अगली कड़ी में ये पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट जाता है। पेंजिया कितने टुकड़ों में टूटता है? कि पेंजिया आपके 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और 2 टुकड़ों में टूटता है पेंजिया, तो 2 कौन कौन से टुकड़े हैं? तो 2 में एक ये जो भाग रहेगा यहाँ पे और एक भाग रहेगा यहाँ पे। और ये जो भाग है इस वाले भाग का नाम है आपके अंगारा,
और इस वाले भाग का नाम है गोंडवाना। अब अरावली है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। राजस्थान के दो जो भौतिक प्रदेश हैं, एक अरावली पर्वतमाला और एक आपके हैं हाड़ौती का पठार, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माने जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन भाई लोग हैं, कौन कौन देख रहे हैं, भाई बहन जो भी है, ठीक है। सभी मित्रगण एक बार ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। और आपको अगर कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपके हर संभवतः हर प्रश्न का जवाब दूंगा, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा था, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूंगा, आपके जहाँ तक संबंधित हो, यानी कि भूगोल से संबंधित होना चाहिए। वैसे आपके जीवन में हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। वैसे सबके जीवन में होती है वो प्रॉब्लम्स। अब वो कोई ऐसे मत करना कि सर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है या उठा रही है, ये प्रॉब्लम है मेरी, तो वो अपने पास सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो आप राजस्थान भूगोल मैंने अपने कहीं कहीं टॉपिक है अपने, इन बारे में मैंने आपने कोई प्रॉब्लम है, इन टॉपिक को संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो मैंने जरूर बताई, जो मैं आपने प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। भूगोल री प्रॉब्लम हुई जगी, बाकी देखो विज्ञान वाली और वाह वाली प्रॉब्लम मारूँ सॉल्व नहीं हुए, साइकोलॉजी वाली, तो अपने आ वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आप पढ़ा अंगारा और गोंडवाना लैंड के बारे में, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं अंगारा या गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड का ही ये अवशेष माना जाता है और गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में अपने यहाँ पे स्थित है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। तो एक बार जल्दी से आप सभी को इसको नोट कर लो और फिर एक बार अपने फिर आगे चलते हैं, ठीक है। निर्माण काल, ये आद्य महाकल्प काल है, फिर ये प्री कैम्ब्रियन काल, इसका जो काल है, ये तो युग है इसका, और ये काल है, और ये 65 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था आपके, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, जल्दी से नोट करो आप लोग। चलिए, तो अरावली के विस्तार के बारे में बात करते हैं हम आगे। अब अरावली के विस्तार की बात करें हम, ठीक है। तो मित्रों, विस्तार में देखते हैं कि अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की विस्तार, सबसे पहले मैं विस्तार में बात करना चाहूँगा कि इसका विस्तार भारत में कहाँ पे है, ठीक है। इसका विस्तार भारत में कहाँ पे है, फिर मैं राजस्थान का भी बताऊँगा आपको कि भारत में ये जो अरावली पर्वतमाला है अपने, ये यहाँ से गुजरात से यहाँ से प्रारंभ होती है और गुजरात से ये राजस्थान, और राजस्थान से ये हरियाणा, और हरियाणा से ये वाली अपने यहाँ दिल्ली तक आती है, ठीक है। और यह शुरुआत में ये वाली जो पर्वतमाला है ये काफ़ी चौड़ी रहती है और फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पे अपने पतली होती जाती है। तो ये अरावली पर्वतमाला अपने 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। अब अरावली की बात करें, यहाँ कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, तो मित्रों अरावली की जो शुरुआत है ये वाली अपने भारत के अंदर ये जो चलती है वो गिरनार हिल्स से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और गिरनार जो हिल्स हैं वो आपके गुजरात के अंदर स्थित हैं, यानी कि ये वाली सबसे पहला जो राज्य है जिसके अंदर अरावली के विस्तार की मैं बात करूं तो भारत में अरावली का विस्तार सबसे पहले गुजरात राज्य के अंदर है और उसके बाद ये आपकी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश के बाद ये आपके हरियाणा में जाती है और हरियाणा के बाद ये वाली अपने दिल्ली में जाती है। अब मैं बात करूं दिल्ली में, ठीक है, यानी कि ये जो 3 है, ये 3 तो क्या है राज्य, राज्य कितने हुए 3, और दिल्ली की बात करूं तो ये क्या है यूटीआई, यूटीआई मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अरावली पर्वतमाला 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। अब बात करते हैं अपने गिरनार हिल्स गुजरात से यहाँ तक जाती है और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके क्या स्थित है, तो यहाँ स्थित है आपकी एक पहाड़ी का नाम है रायसीना हिल्स। और ये जो रायसीना हिल्स है मित्रों, इस रायसीना हिल्स की मैं बात करूँ, इस रायसीना हिल्स के ऊपर ही एक चीज़ स्थित है और वो है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। और ये जो रायसीना हिल्स है ये कहाँ पे स्थित है,
तो रायसीना हिल्स आपकी दिल्ली में स्थित है। तो ये सबसे पहले अपने गुजरात के अंदर जाती है, फिर अपने राजस्थान में बहती है, और फिर वापस यार जो अरावली पर्वतमाला है आपकी ये हरियाणा में चलती है मित्रों, ठीक है। और उसके बाद वापस अपने अरावली पर्वतमाला दिल्ली के अंदर चलती है। तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये चलती हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ अरावली पर्वतमाला के बारे में, तो ये जो अपने अरावली जो पर्वतमाला है ये वाली, इस अरावली पर्वतमाला के बारे में और मैं कुछ बात बताना चाहूँ कि अरावली पर्वतमाला इतने राज्यों में तो फैली हुई है, लेकिन यहाँ पे इसका जो भूगर्भिक विस्तार है, अरावली का जो विस्तार की बात मैं बात करूँ तो अरावली का यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं भूगर्भिक विस्तार, अरावली का भूगर्भिक विस्तार। तो मित्रों अरावली का भूगर्भिक विस्तार मिनिकोय द्वीप तक है, मिनिकोय द्वीप। और मिनिकोय द्वीप कहाँ पे है? अरब सागर के अंदर स्थित है। मिनिकोय द्वीप आपके अरेबियन सी के अंदर स्थित है। यानी कि यहाँ तक तो अरावली अपने को दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद जो अरावली पर्वतमाला है आपकी वो यहाँ से अपने को दिखाई नहीं देती है, लेकिन नीचे हम जाते हैं, नीचे हम जब जाते हैं तो यहाँ तक तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अरब सागर का यहाँ तक अपने एक ये अरब सागर है। अरब सागर में यहाँ पे यार एक द्वीप स्थित है, इस द्वीप का नाम है मिनिकोय। इसलिए मिनिकोय को कहा जाता है अरावली का पिता, अरावली का पिता, फादर ऑफ अरावली। तो अरब सागर कि मिनिकोय द्वीप को अरावली के पिता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अरावली का जो भूगर्भिक विस्तार है वो मिनिकोय द्वीप अरब सागर तक फैला हुआ है। तो चलिए मित्रों यहाँ से ये चीज़ें होगी। अब यहाँ से एक बार और भी है, ये जो अपनी अरावली है, इस अरावली के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मित्रों मध्य राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अपने अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर चोटी को माना गया है। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको कि हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और विंध्याचल पर्वतमाला और जो सतपुड़ा पर्वतमालाएं हैं ये मध्य भारत में आती है। इनकी अगर बात करें हम, और यहाँ से लेकर के अपने हिमालय के बीच की जो सबसे ऊंची चोटी इन दोनों पर्वतमालाओं के, विंध्याचल और हिमालय के बीच की, या फिर सतपुड़ा और अपने हिमालय के बीच की ऊंची चोटी की बात करें तो वो ऊंची चोटी रहेगी गुरु शिखर, जो कि अपने अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए ये तो अपने हो गया भारत के अंदर इसका विस्तार, और इसके बाद अपने देखते हैं कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। राजस्थान में अरावली का विस्तार, राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ पे है। तो मित्रों ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला में ये जो आपको बिंदु नज़र आ रहा है, ये सबसे पहले ये सिरोही जिले में ये जगह का नाम है खेड़ ब्रह्मा। देखो जो पुस्तकें बताती हैं मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा मित्रों, ठीक है। एक्चुअल में आपने सर्च करते हैं गूगल के अंदर तो खेड़ ब्रह्मा गुजरात का भाग है, लेकिन पुस्तकें बताती हैं, और कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और उस प्रश्न का सही जो उत्तर था वो खेड़ ब्रह्मा ही था। अब देखो किताबें वाले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वास्तविकता आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो खेड़ ब्रह्मा है वो राजस्थान की सीमा से 70 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 70 किलोमीटर दूर है। अब देखो जो पुस्तकें कहती हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो बोर्ड मानता है सही वही मानना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो जैसे मुन्ना भाई MBBS मूवी देखते हैं तो संजय दत्त के साथी अरशद वारसी होता है। अब अरशद वारसी को बापू नहीं दिखाई देता, संजय दत्त को दिखाई देता है। तो अरशद वारसी कहता है कि भाई ने बोला तो बापू दिखाई देता है, तो देता है, ठीक है। तो वही बात है, बोर्ड ने बोला
कि खेड़ ब्रह्मा सिरोही का भाग है तो है, बस सिंपल सी बात है। कि भाई ने बोला बापू दिखाई देता है तो दिखाई देता है, सिंपल सी बात है, चाहे दिखो चाहे मत दिखो। तो वही बात अपने यहाँ पे ही। चलिए, यहाँ खेड़ ब्रह्मा जो कि अपने किसका माना गया है, सिरोही का। एक्चुअल में आबू रोड से शुरुआत होती है वास्तविकता में, और यहाँ पे आपका स्थान है झुंझुनू का एक खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू। इससे पहले अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में ये जो फैली हुई अरावली है, ये जो टोटल इसकी जो कुल लंबाई है मित्रों, वो 692 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ गिरनार हिल्स से लेकर के यहाँ आपके जो रायसीना हिल्स है, यहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर्स है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान में ये कितनी है, तो राजस्थान में यहाँ खेड़ ब्रह्मा से लेकर के खेतड़ी तक जो अरावली की कुल लंबाई है आपके, वो 550 किलोमीटर है। यानी कि अपने कुल लंबाई का कितना प्रतिशत, 80% राजस्थान में फैली हुई है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा अरावली का कहीं विस्तार आपको मिलेगा तो वो राजस्थान राज्य के अंदर मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। अब अपने अरावली के बारे में और देखते हैं कि ये जो अरावली है, इस अरावली में यहाँ पे कुछ एक अपने अरावली का वर्गीकरण आपके आगे प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ से अपने जिले कौन कौन से हैं, अरावली के विस्तार की बात करें, कौन कौन से जिलों में ये फैली हुई है, तो सबसे पहले मित्रों यहाँ पे जो जिला है आपका वो है सिरोही। ठीक है, सिरोही के बाद ये जो अरावली है वो आपकी उदयपुर में फैली हुई है। उदयपुर के बाद आपको ये जो जिला यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाला आपके राजसमंद है। राजसमंद के बाद यहाँ मध्यवर्ती जो जिला है वो आपका अजमेर है। ठीक है, ये वाला अजमेर है लंबा सा। फिर अजमेर के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने जिले की, तो यहाँ पे आपका ये जयपुर जिला है। जयपुर के बाद यहाँ पे अलवर आ गया, और कुछ एक भाग इसका दौसा का आ गया, और यहाँ पे कुछ सीकर का आ गया, और थोड़ा सा आंशिक भाग यहाँ पे झुंझुनू का आ गया। ठीक है, झुंझुनू में बहुत कम फैली हुई है अरावली, लेकिन झुंझुनू में सतत न होकर के एक विखंडित रूप में फैली हुई है। तो ये जो अरावली के कुछ जिले हैं अपने, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ जयपुर, सीकर, अलवर और दौसा, ये जो जिले हैं यहाँ पे फैली हुई है। और इसमें अरावली के 3 टुकड़े भी हो जाते हैं यहाँ से, और ये जो 3 टुकड़े हैं यहाँ पे, ये वाली उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और ये वाली दक्षिणी अरावली। और ये अरावली की यहाँ पे कुछ एक चोटियाँ भी हैं। अब ये चोटियाँ कौन कौन सी है, एक एक करके मैं आपके साथ साझा करूँगा कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं, वो भी मैं आपको जिलेवार बताऊँगा। अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं, एक अवरोही क्रम में आपके साथ साझा करूँगा सारी की सारी में। तो ये तो था अरावली का विस्तार। और विस्तार की बात करें, खेड़ ब्रह्मा से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी अरावली फैली हुई है, और अरावली कुल भारत के अंदर 692 किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद अरावली का बात करता हूं मैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब मैं सर्वप्रथम बात करना चाहता हूं अक्षांशीय विस्तार की। अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो अरावली पर्वतमाला अपने कौन से अक्षांश या कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो अरावली अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर की मैं बात करूं तो देशांतर के अनुसार अरावली पूर्वी देशांतर के मध्य या पूर्वी देशांतरों में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि राजस्थान जो है विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और अरावली है जो राजस्थान का ही भाग है। तो अरावली भी बेसिकली नो डाउट उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर ही स्थित है। अगर अरावली में यहाँ अगर बात करें राजस्थान की, सबसे पहले कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। और राजस्थान की अगर बात करूं मैं देशांतरीय विस्तार की, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। और अरावली की अपने बात करते हैं स्थिति के बारे में, तो अरावली का अक्षांशीय जो विस्तार है वो आपके 23 डिग्री 20 मिनट, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ये जो राजस्थान है अपना, ये वाला भाई, ये तो राजस्थान का हो गया 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश। अब इसका मतलब है अरावली इन दोनों अक्षांशों के बीच में ही रहेगी, ठीक है, और बीच में रहेगी तो अरावली का क्या रहेगा, विस्तार। तो अरावली सबसे पहले यहां से जा रही है, तो अरावली का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो आपके होगा 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से लेकर के अरावली का एंड में बिंदु ये वाला है, अगर एंड में बिंदु ये वाला है तो अरावली यहां पे अपना हो जाएगा 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब अरावली कितने अक्षांशों में फैली हुई है, अरावली का जो विस्तार है लगभग 5 डिग्री अक्षांशों के बीच। अरावली विस्तृत कितनी है, 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। और जो 1 डिग्री अक्षांश होता है वो आपके लगभग 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर, एग्जैक्ट होता है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अरावली पर्वतमाला है 5 अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। एक अक्षांश यानी कि एक जो डिग्री अक्षांश होता है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 111 इंटू 5 करते हैं, 111 इंटू 5 करते हैं तो 555 किलोमीटर आते हैं। लेकिन अरावली जो अपने 555 लगभग 555 मतलब कि 550 किलोमीटर अरावली फैली हुई है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर क्या है, तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है मित्रों, तो देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान यहाँ से शुरुआत हो जाता है देशांतरीय विस्तार, और यहाँ से अपने जो शुरुआत होती है देशांतरीय विस्तार की वो आपके हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। यहाँ पे धौलपुर में ये वाला खत्म होता है, तो यहाँ पे आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला जो है तो राजस्थान में यहाँ पे अपने ये जो अरावली पर्वतमाला सबसे पहले यहाँ से ये वाला टच हो रहा है, तो ये वाली अरावली पर्वतमाला आपकी हो जाएगी 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से। सबसे एंड में ये वाला बिंदु टच कर रही है अरावली, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये अरावली का आपके आ गया विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय। और खुले शब्दों में मैं आपको कहूं अरावली का विस्तार जो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ। ये अरावली का क्या है, विस्तार। और राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें कि राजस्थान में इसकी दिशा, राजस्थान में अरावली की दिशा क्या रहेगी, तो दिशा के बारे में बात करें तो राजस्थान में अरावली की जो दिशा है दिशा क्या रहेगी, तो राजस्थान में अरावली की दिशा रहती है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती भाग में, और मध्यवर्ती भाग में, और या फिर अरावली की बात करें कि लंबाई की दिशा क्या रहती है, तो अरावली किस दिशा में, लंबाई की दिशा क्या है, लंबाई की दिशा, तो लंबाई की दिशा है अरावली की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। ये अरावली की लंबाई की दिशा है। और फिर अपने बात करें कि अपने राजस्थान में दिशा अरावली की मध्यवर्ती भाग में, और मध्यवर्ती भाग में भी कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब अरावली की आपसे पूछ ले कि भाई अरावली की चौड़ाई की बात करें तो घटती हुई चौड़ाई और बढ़ती हुई चौड़ाई दोनों है अरावली की। घटती हुई चौड़ाई की क्या दिशा है और बढ़ती हुई चौड़ाई की अरावली की क्या दिशा है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं।
आपको मैप में अब क्लियर हो जाएगा कि ये जो अरावली है। अब मेरे को बताओ कि सबसे ज़्यादा चौड़ी अरावली कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा चौड़ी कहाँ पे? इस वाले भाग में है। अगर इस वाले भाग में सबसे ज़्यादा चौड़ी है और इस वाले भाग में जो जो आगे जा रही है पतली होती जा रही है, तो इसका मतलब अरावली यहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ी और यहाँ कम चौड़ी है। तो ये चौड़ाई धीरे धीरे क्या घट रही है। अब आपके पास क्वेश्चन आए कि बताइए कि अरावली की घटती हुई चौड़ाई की दिशा क्या है? घटती हुई चौड़ाई की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा है। ठीक है, ये भी आप याद रखना आपने। ये अरावली की चौड़ाई के बारे में है। और आपसे पूछिए अगर राजस्थान में अरावली की दिशा क्या है, तो मित्रों राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन अरावली की घटती हुई चौड़ाई की दिशा क्या है, तो वही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा पूछे तो वो भी अपने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रही होगी ये मेरी बातें, और जिसको समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट बॉक्स में वही बता दो मेरे को। अब डायरेक्ट आप मेरे सामने तो हो नहीं, ठीक है, और या फिर ऐसा फील करो कि मैं आपके सामने ही हूँ। ठीक है, अपने कई बार मंदिर जाते हैं और भगवान को फील करते हैं कि भाई भगवान अपने सामने ही हैं, सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान को पूजते हैं। तो आप भी मुझे सच्चे मन से फील करो मैं आपके सामने ही हूँ। ठीक है, सब जगह मैं ही मैं हूँ, बस ऐसा रखो अपने मन में। तो ऐसी चिंता की बात नहीं है, भूगोल बहुत आसान विषय है और आपके हर पहलू को टच करके जाएंगे भूगोल में। हर जो चीज़ है जहाँ से प्रश्न आते हैं मैं आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, मुझे पढ़ाते हुए 6-7 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं एक शिक्षक तो हूँ, लेकिन उसके साथ एक अभ्यर्थी हूँ। अभी भी मैं खुद मेरी जो प्रयास हैं, मेरे जो प्रयास हैं अभी भी वो चल रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ मेरे एफर्ट है कहाँ है वो आपके साथ कभी फ्री टाइम में साझा करेंगे। अपने एक ऑनलाइन सेशन अलग से रखेंगे अपनी बातों का। ठीक है, तो उसमें अपने आप सभी के साथ रूबरू होऊंगा मैं। और कुछ लोग हैं जो देखने वाले हो सकता है मेरे से परिचित भी हो, मेरे को जानते भी हो, तो उनको भी मेरा नमस्कार, और जो नहीं जानते हैं उनको भी नमस्कार प्रणाम। ठीक है, तो चलिए साथियों अपने आगे चलते हैं। अब बात आई अरावली की विशेषताओं की। अब बात आई है अरावली की विशेषताओं की। अब इसकी विशेषताएं खूब है। क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपके साथ एक एक करके चर्चा कर रहा हूं। विश्व की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला। विश्व की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला। वलित का मतलब होता है कि ऐसी पर्वतमाला जिसका निर्माण वलन प्रक्रिया से हुआ है। ठीक है, उसे अपने, और अवशिष्ट का मतलब होता है कि ऐसी पर्वतमाला जो वर्तमान में धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मित्रों अरावली थी एक समय में, अरावली की जो एवरेज हाइट हुआ करती थी वो आपके 2800 मीटर से अधिक हुआ करती थी जब जिसके निर्माण के समय। लेकिन आज अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें मित्रों तो मात्र 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चलिए बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा। अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान की एक जल विभाजक रेखा के रूप में काम करती है। और ये कैसे करती है कि जो अरावली पर्वतमाला के
एक दिशा में पश्चिमी भाग और एक दिशा में पूर्वी भाग है। यानी कि अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग की ओर जो सारी की सारी नदियां हैं पश्चिमी भाग की, वो तो अरब सागर के अंदर गिरती हैं, और अरावली पर्वतमाला की जो पूर्व दिशा वाली जो नदियां हैं वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसलिए ये राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य भी करती है। ठीक है, अब इसकी जल विभाजक रेखा की बात करूं तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम और अरावली पर्वतमाला के पूर्व पश्चिम की जो सारी की सारी नदियां हैं, पश्चिम वाली वो वाली अपने कहाँ गिरती है? अरब सागर। और पूर्व वाली सारी की सारी कहाँ गिरती है? ये आपके गिरती है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इस पर्वतमाला के ऊपर अपने एक जल विभाजक रेखा स्थित है, उसका नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और पश्चिम दिशा में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और पूर्व दिशा में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कि पश्चिम दिशा में जो मरुस्थल वाला भाग है, यहाँ पे अपने 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और अरावली पर्वतमाला की आगे पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा देखने को मिलेगी। और अरावली पर्वतमाला की बात करें कि ये अरावली अपने जितनी भी जो सारी इस साइड की नदियां हैं वो अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती हैं, और पूर्व दिशा वाली सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। फिर अपने बात करते हैं और इसकी विशेषताओं की। और इसकी अगली जो विशेषता है मित्रों कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला है, वो राजस्थान की मैक्सिमम जो नदियां हैं, अधिकांश नदियां हैं, उन सभी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है। चाहे मैं लूणी की बात करूं, और लूणी की मैं बात करता हूं तो लूणी नदी में एक नदी को छोड़ के जितनी भी जो सारी नदियां हैं उन सभी का उद्गम अरावली से होता है। लूणी की एक प्रमुख सहायक जो नदी है उसका नाम है जोजड़ी, जो अपने नागौर जिले से निकलती है, पोंडलू गांव से। लेकिन उसके अलावा जितनी भी सारे की सारी नदियां हैं, चाहे बांडी हो, चाहे लीलड़ी हो, चाहे मीटड़ी हो, चाहे जवई हो, चाहे सागी हो, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां हैं, उन सभी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। लूणी के अलावा पश्चिमी बनास का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। मानसी, वाक्कल, इन सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। और चंबल की भी बहुत सारी खूब सारी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान की सबसे जो राजस्थान की जो पूर्ण रूप से सबसे लंबी नदी है बनास का उद्गम भी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और बनास की जो सहायक नदियां हैं, बनास की पश्चिम दिशा की सभी सहायक नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। ये सेशन जब अपने आंतरिक अपवाह तंत्र अपवाह तंत्र टॉपिक पढ़ेंगे, उस अपवाह तंत्र टॉपिक के अंदर मैं आपको सभी का उद्गम स्थल बताऊंगा, तब आपको भी पता चलेगा अरावली से कितनी नदियों का उद्गम होता है। तो इसलिए अपने राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है अरावली, और बहुत ज़्यादा महत्व है अरावली का। आज अरावली नहीं होती तो अपने राजस्थान में क्या पता कुछ और कंडीशंस होती, अब वो क्या होती भगवान जाने। ठीक है, अगर अरावली की वजह से अपने क्या है वर्षा भी थोड़ी कम होती है, कुछ जगह इसके नुकसान भी है तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। लेकिन अरावली पर्वतमाला से अपने पुरवैया हैं, वो अपने अरावली पर्वतमाला की वजह से अच्छी खासी बरसात कर देती है। तो आगे एक एक करके हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तब अपने को पता चलता जाएगा, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। ठीक है, वैसे कदम से कदम मिलाते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार अपने भूगोल में कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे और आगे हम पढ़ते और बढ़ते जाएंगे। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, और खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। और राजस्थान को कहा जाता है पूरे भारतवर्ष के अंदर खनिजों का अजायब घर, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को खनिजों का भंडार गृह, स्टॉक हाउस ऑफ मिनरल्स
भी कहा जाता है, क्योंकि अरावली में खूब सारे धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब अरावली की बात करें और कि जो अरावली पर्वतमाला है इसके अपने क्या है और उद्देश्य, तो इसका वानस्पतिक महत्व भी है। यानी कि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का जो प्राप्ति स्थल है वो अरावली पर्वतमाला है जड़ी बूटियों का, और यहाँ से खूब सारी जड़ी बूटियाँ अपने को मिलती हैं। और ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इनके खूब सारे अपने उपयोग हैं। तो अरावली पर्वतमाला के खूब सारे महत्व भी हैं, और ये महत्व आप किसी से ये छिपे हुए नहीं हैं। और एक इसका जो सबसे बड़ा जो महत्व है वो इसका बड़ा महत्व ये है कि अरावली को अपने जो मरुस्थल है इस दिशा में, जो अपना मरुस्थल है ये क्या करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। यानी कि जो मरुस्थल का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विस्तार है उस विस्तार को रोकने में सबसे अहम जो योगदान है वो अरावली पर्वतमाला का ही है। और यहाँ से अपने खूब सारी धातु प्राप्त होती है। ठीक है, धातु की प्राप्ति, धातु जो कि खनिजों का ही एक भाग है धात्विक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खनिज प्राप्त होते हैं वो धात्विक खनिज यहाँ से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। और अरावली की बात करें, यहाँ खूब सारी वनस्पतियाँ पाई जाती है खूब सारे, और यहाँ पे अपने इसका खूब सारा सांस्कृतिक महत्व भी है। सांस्कृतिक महत्व कैसे हैं, यहाँ खूब सारी जनजातियाँ निवास करती है, जनजातियों की शरण स्थली। अब जनजातियों की बात करूं मैं तो जहाँ सबसे बड़ी जो जनजाति निवास करती है वो है भील जनजाति। उसके अलावा यहाँ पे मीणा जनजाति है, ग्रासिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है। ठीक है, ये खूब सारी कथोड़ी जनजाति है। ये इसके अलावा जनजातियाँ और अन्य जो भी लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं। और इन जनजाति जो लोग हैं, इन जनजातीय लोगों का जो एक रोजगार का स्रोत है वो भी ये अपने अरावली पर्वतमाला ही है। इनसे अरावली से अपने खूब सारे उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उन उत्पादों को बेच करके अपनी ये जीवन यापन करते हैं ये लोग। और इसके साथ साथ यहाँ पे खेती भी करते हैं। और यहाँ पे जो खेती की जाती है इसे स्थानांतरित कृषि को राजस्थान के अंदर वालरा कहा जाता है। और यहाँ पे वालरा कृषि की जाती है। और वालरा कृषि को कह सकते हैं अपने झूमिंग कृषि की जाती है। यहाँ पे झूमिंग या झूमिंग को राजस्थान में वालरा, और वालरा दो प्रकार की होती है। यहाँ पे जो पहाड़ी भागों में होती है वो तो अपने चिमाता कहलाती है, और जो मैदानी भागों में होती है वो दजिया कहलाती है। यानी कि यहाँ पे अपने एक इसकी विशेषता ये भी है कि यहाँ पे अपने स्थानांतरित कृषि की जाती है। और ये जो स्थानांतरित कृषि है इस स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में कहा जाता है वालरा। क्या कहते हैं, वालरा। और ये जो वालरा दो प्रकार की होती है, एक तो पहाड़ी भाग में और एक मैदानी भाग में। पहाड़ी भाग में वालरा को चिमाता कहा जाता है और मैदानी भाग में वालरा को दजिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो वालरा जो कृषि करते हैं वो भील और गरासिया करते हैं। कौन करते हैं, भील और गरासिया जो जनजाति है वो आपकी वालरा खेती करते हैं स्थानांतरित। इस कृषि में क्या होता है कि इस कृषि के अंदर आपके जो पेड़ हैं उन पेड़ों को काटा जाता है सर्वप्रथम, और काटने के बाद उन पेड़ों को जलाया जाता है। और जला करके उस पेड़ की जो राख होती है उस राख को क्या करते हैं, उस मिट्टी के अंदर मिला देते हैं समतल करके, फिर उसके अंदर खेती की जाती है। और ये जो प्रोसेस 4-5 साल चलता है उसके बाद ज़मीन का जो उर्वरता होती है वो कम होती है। और उर्वरता कम होने के कारण वापस वो क्या करते हैं, जगह को स्थानांतरित कर लेते हैं। इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है और इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। अलग अलग राज्य में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहीं राजस्थान में इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। और वालरा दो प्रकार की होती है, एक तो पहाड़ी भाग में चिमाता और मैदानी भाग में दजिया। और वालरा कृषि मुख्य रूप से भील और गरासिया जो जनजाति है वो आपके कृति है। तो आपको ये याद रखना होगा कि वालरा कृषि के अपने क्या क्या नाम है। वालरा कृषि दो प्रकार की है, एक तो अपने चिमाता और एक अपने दजिया। और यहाँ और भी बात करें, अपने अरावली जनजाति की शरण स्थली है। यहाँ पे जैव विविधता भी खूब सारी पाई जाती है और वानस्पतिक विविधता भी है। और यहाँ पे अपने खूब सारे जो अरावली की प्राचीन सभ्यताओं की ये जननी भी रही है। ठीक है, और अब अरावली की क्या बात करें तो अरावली जो है अपने सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की
जननी। अब सभ्यताओं की बात करूं मैं तो सभ्यता एक प्राचीन भी है और एक नगरीय या नवीनतम सभ्यता भी है। प्राचीन सभ्यताओं की बात करूं तो मैं आहड़ है, गिलूंड है, खूब सारी ऐसी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं की ये जननी रही है। और नवीन सभ्यताओं या नवीन जो नगर है उनकी मैं जननी की बात करूं तो अजमेर जैसे शहर है इसकी तलहटी में ही पले हैं। ठीक है, खूब सारे अजमेर है, राजसमंद है, जयपुर है, ये जो शहर है सिरोही है, ये माउंट आबू है, ये अरावली के गोद में ही पले बड़े हैं। और हम लोग जब घूमने जाते हैं तो इन शहरों को देखते हैं, वहाँ का आकर्षण देखते हैं, अरावली पर्वतमाला को देखते ही एक दिल में मतलब एक शांति सी महसूस होती है। इतनी सुंदर पर्वतमाला है। माउंट आबू कभी आप गए होंगे, माउंट आबू है और बीच का ये जो गोरम घाट के आसपास का जो क्षेत्र है, अरावली अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, अजमेर का तो एक पूरा शहर जो अजमेर है जो अरावली के मध्य ही स्थित है। जयपुर में जाते हैं तो जयपुर में खूब सारे दुर्ग हैं इस अरावली के ऊपर बने हुए। राजस्थान के खूब सारे दुर्गों को जो आश्रय प्रदान किया है वो अरावली ने प्रदान किया है। अरावली पर्वतमाला के ऊपर खूब सारे दुर्ग बने हुए, चाहे रणथंभौर ले लो, चाहे कुंभलगढ़ ले लो, ठीक है, चाहे नाहरगढ़ ले लो, चाहे अपने खूब सारे और भी दुर्ग हैं वो अरावली पर्वतमाला के ऊपर ही स्थित है। अजमेर का जो तारागढ़ ले लो, ठीक है, टोडगढ़ ले लो, ये अपने यहीं पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो भी अपने अरावली का ही एक भाग है। वैसे पठार है वो मेसा का पठार और वो अरावली क्षेत्र के अंदर ही आता है। मेसा का पठार के ऊपर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है, वहीं कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग है। तो ये वाली अपने सभ्यताओं की जननी है। प्राचीन सभ्यता यानी कि आहड़ है, गिलूंड है। और नवीन जो नगरीय जो सभ्यताएं, कुछ नए नगर है, ठीक है, नए नगर है। इन नए नगरों में कौन कौन से हैं जो अरावली जिनकी जननी है, जैसे अजमेर है, सिरोही है, सिरोही का माउंट आबू वाला पोर्शन, ठीक है, और उसके अलावा जो अपना राजसमंद का भी कुछ हिस्सा है वो वाला है, जयपुर है। ये सारे अपने अरावली की गोद में ही पले बड़े हैं। और अरावली की बात करूं मैं तो और अरावली का अपने राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल, और पर्यटन स्थलों की मैं बात करता हूं मित्रों तो पर्यटन स्थल होने के कारण राजस्थान में यहाँ खूब सारी विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है पर्यटन से, और इसमें अपने अरावली का भी महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में अरावली की महत्वपूर्ण महत्ता रहती है। ठीक है, और ये महत्ता अपने एक पर्यटन के माध्यम से अपने को प्राप्त होती है, टूरिज्म के माध्यम से अपने को प्राप्त होती है। यहाँ पे अपने जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। खूब सारे दुर्गों का निर्माण, इसलिए ये वाली अरावली अपने एक रक्षा के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यानी कि पुराने समय में जो रक्षण का कार्य अरावली पर्वतमाला करती थी, जो भी लोग थे वो वाले अपने युद्ध के दौरान, चाहे अपने जैसे महाराणा प्रताप की बात करूं, ठीक है, महाराणा प्रताप की बात करता हूं मैं, और वहीं दूसरी ओर अपने मालदेव जैसे, या फिर अपने रावचंद्र सेन है, रावचंद्र सेन जैसों की मैं बात करता हूं, तो इनकी जो युद्ध नीति की प्रमुख जो सहायक रही है गोरिल्ला युद्ध पद्धति की, तो वो अरावली पर्वतमाला ही रही है। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अपना जो युद्ध के बाद का जो शेष जीवन है वो अरावली पर्वतमाला के बीच में ही बिताया था। उसके बाद में अपने उनको जाके कहीं सफलता हासिल हुई थी। तो महाराणा प्रताप के लिए तो अरावली एक वरदान की तरह, एक माँ की तरह सिद्ध होती है, जिसने रक्षा की थी महाराणा प्रताप की। और गुरिल्ला जो युद्ध पद्धति है इस अरावली पहाड़ियों के बीच में ही संपन्न हुई है, फलीभूत हुई है। तो ये भी अपना इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है अरावली का। और इसके विभाजन की या विशेषताओं की मैं बात करूं तो अरावली पर्वतमाला अपने जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर स्थित है। इस कारण राजस्थान में वर्षा क्या होती है, कम वर्षा।
तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला की स्थिति ही है। अगर अरावली पर्वतमाला जैसे इस साइड में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है और राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो मानसून भी इसी दिशा में जाता है, इसलिए अरावली इसको रोक नहीं पाती है मानसूनी पवनों को, और ये अरावली के समानांतर होकर आगे गुजर जाता है। ठीक है, अरावली की जुड़वा बहन ये है आपके अपलेशियन पर्वत माला, और ये अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पे है, ये यूएसए के अंदर स्थित है, और यूएसए का जो पूर्वी तट है ये वाला। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो निर्माण काल है वो एक ही माना गया है, इसलिए इसे अपने अरावली की जुड़वा बहन अपलेशियन पर्वतमाला को कहा गया है। अरावली का पिता, अरावली का जो पिता है वो मिनिकोय द्वीप अरब सागर को कहा गया है। क्योंकि अरावली का भूगर्भिक विस्तार मिनिकोय द्वीप अरब सागर तक फैला हुआ है। मित्रों, ये अरावली की कुछ एक विशेषताएं थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। उसके बाद अरावली का आता है वर्गीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अरावली का वर्गीकरण की बात करूं मैं तो मित्रों, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली। अब ये कहाँ से बांटा गया है इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। अब मैं बात करूं सबसे पहले उत्तरी अरावली की, कहाँ पे फैली हुई है। तो उत्तरी अरावली एक तो आपके यहाँ पे फैली हुई है, अजमेर से थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपने स्टार्ट हो जाता है। एक थोड़ा सा ये जो विस्तार है इसका अपने को मिलता है दौसा में, फिर इसका जो विस्तार है अपने को मिलता है यहाँ पे जयपुर के अंदर, और इसका जो कुछ एक विस्तार अपने को मिलता है सीकर में। मुख्य रूप से तो 3 ही जिले हैं मित्रों उत्तरी अरावली के अंदर, लेकिन इसका जो आंशिक विस्तार है वो आपके अलवर के अंदर भी है और झुंझुनू के अंदर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उत्तरी अरावली के अंदर 3 ही जिले मुख्य रूप से आते हैं, वो है आपका जयपुर, सीकर का भी थोड़ा सा पार्ट है वो आता है, जयपुर, सीकर और आपका दौसा। ठीक है, जयपुर, सीकर और आपके ये दौसा वाला पार्ट, और कुछ एक इसमें अलवर का पार्ट भी आता है। फिर बात करता हूं मैं मध्य अरावली की, और मध्य अरावली की या फिर उत्तरी अरावली को हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अब उत्तरी अरावली की बात करूं तो उत्तरी अरावली जो है यहां पे अपने एक झुंझुनू है, और झुंझुनू के अंदर यहाँ पे एक अपने चोटी है उसका नाम है या सीकर। ये जो सीकर वाला एरिया है, ये सीकर वाला एरिया है, इसके अंदर यहाँ पे एक चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है या सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, इस सर्वोच्च चोटी का नाम है रघुनाथगढ़, जो कि आपके सीकर में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके 1055 मीटर है, 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की बात करूं और जो इसकी प्रमुख चोटियां हैं तो और प्रमुख चोटियां इसमें अपने नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, खोह है, भेरांच है, ठीक है, भानगढ़ है, सिरावास है, ठीक है, ये खूब सारी बिलाली है, ठीक है, इस प्रकार की खूब सारी जो चोटियां हैं इसके अंदर स्थित हैं, ये भी अपने बात करेंगे आगे। अब मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो आपके कहाँ पे है, तो मध्य अरावली का केवल विस्तार अजमेर जिले के अंदर ही स्थित है। और उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है इसके बारे में भी आपको बता दूं मैं कि उत्तरी अरावली यहाँ पे स्थित है अपने, एक आप सभी को पता होगा चोटी, इसका नाम है, या फिर एक पर्वतमाला है उसका नाम है खेतड़ी, ठीक है, और यहाँ आपकी एक झील स्थित है, इस झील का नाम है, ये जो अपने यहाँ पे स्थित है इसका नाम है सांबर। उत्तरी अरावली सांबर से लेकर के खेतड़ी के मध्य फैली हुई है, सांबर से लेकर के खेतड़ी के मध्य फैली हुई है। मध्य अरावली की बात करें तो सांबर से लेकर के यहाँ अपने ये दौसा का एक रूपनगढ़ वाला एरिया है, इस साइड अपने फैली हुई है। अजमेर में अपने मध्य अरावली फैली हुई है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ की जो अपने मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है
वो है आपके टोडगढ़। जो कि अजमेर में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 934 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है जो 934 मीटर। और ये वाली जो किससे निर्मित है, तो मध्य अरावली आपके ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और नीस जो चट्टानें हैं उनसे निर्मित है। बात करते हैं दक्षिण अरावली की, तो अरावली की जो सबसे चौड़ा भाग है वो दक्षिण अरावली ही है। और दक्षिण अरावली में अपने सबसे चौड़ी होने के साथ साथ इसे दो भागों में भी वापस बांटा गया है। दो भाग अपने कौन कौन से हैं, तो दो भाग अपने जो एक तो दक्षिण अरावली का ये वाला जो भाग है, ये वाला अपना कौन सा, आबू अरावली हो जाएगी, और नीचे वाला जो है मेवाड़ अरावली हो जाएगी। तो दक्षिण अरावली को एक बार अपने कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ अपने सांभर से लेकर के ये वाला जो भाग है, ये वाला है आपका देवगढ़, और ये देवगढ़ राजसमंद में आता है। तो सांभर से देवगढ़ के बीच जो फैली हुई है वो आपके मध्य अरावली, और देवगढ़ से लेकर के यहाँ आपके हैं खेड़ ब्रह्मा, यहाँ जो आपके फैली हुई है वो वाली है दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली की मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो दक्षिण अरावली में एक तो आपके सिरोही जिला आ जाएगा, एक आपका राजसमंद जिला आ जाएगा, और एक आपका उदयपुर जिला आ जाएगा। तो मित्रों मुख्य रूप से अरावली इन तीन जिलों में ही फैली हुई दक्षिण अरावली, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। और इसके अलावा आंशिक जो इसका विस्तार है वो चित्तौड़ में है, भीलवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, और इन सभी के साथ साथ ये वाले मुख्य इन तीनों में फैली हुई है। अब इनकी बात करें सर्वोच्च चोटी, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसका नाम है गुरु शिखर। और इसका जो दक्षिण अरावली का भी जो निर्माण हुआ है वो आपके ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से ही हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हुई है। और ये जो उत्तरी अरावली है इसका जो निर्माण है वो क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ है। कौन सी चट्टानों से, क्वार्टजाइट चट्टानों से, क्वार्टजाइट चट्टानों से। ये तो था अपने अरावली के बारे में। तो अरावली को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो मित्रों उत्तरी अरावली खेतड़ी से लेकर के सांभर तक फैली हुई है। उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले हैं, तो जयपुर है, सीकर है, दौसा है, ये मुख्य रूप से जिले हैं। इसके अलावा झुंझुनू है, अलवर है, ये इसके आंशिक जिले हैं। और फिर बात करते हैं अपने मध्य अरावली, तो मध्य अरावली अपने अजमेर जिले में, मुख्य रूप से अजमेर में ही फैली हुई है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ अजमेर में 934 मीटर जिसकी लगभग ऊंचाई है, और ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। और दक्षिण अरावली जो है वो आपके देवगढ़ राजसमंद से लेकर के खेड़ ब्रह्मा तक फैली हुई है, और जो सिरोही, राजसमंद, उदयपुर इन तीन जिलों में मुख्य रूप से फैली हुई है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, और ये जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये तो था अरावली का वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, ये तो था अपने अरावली का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण में हमने देखा अरावली के बारे में। फिर अपने अरावली की चोटियां हैं, और अरावली का अपना प्रमुख चोटियों के साथ साथ अरावली की कुछ एक पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बारे में भी अपने देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरावली की चोटियां। अब मैं चोटियों की बात करूं अरावली की, तो यहाँ पे अलग अलग जिले हैं, और इन जिलेवार अपने चोटियां देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक की सहायता से देखें तो भी देख सकते हैं। अब अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, अपने को ये याद होना चाहिए। तीन तो चोटियाँ वो कौन कौन सी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की टोडगढ़, और दक्षिण अरावली की गुरु शिखर। याद रहेगा आप सभी को। और दक्षिण अरावली को दो भागों में भी बांटा गया है, और दक्षिण अरावली को दो जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, दक्षिण अरावली का ये जो भाग है ये वाला, ये तो आपके हो जाएगा आबू अरावली, और ये जो दक्षिण अरावली का भाग है ये वाला हो जाएगा मेवाड़ अरावली, और जो गुरु शिखर है वो आपके यहाँ पे स्थित है आबू अरावली में। तो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मित्रों मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी उदयपुर में स्थित है जरगा चोटी, उदयपुर में स्थित है जरगा चोटी, आपको याद रहना चाहिए। तो अब अपने आगे चलते हैं।
अरावली की प्रमुख चोटियाँ, तो मैं आपको एक चोटी की एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। उससे पहले अपने चोटी का नाम, चोटी का नाम किस जिले में स्थित है, जिला और उसकी ऊंचाई क्या रहेगी। चलिए मित्रों चलते हैं। तो राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है वो 1 नंबर है आपकी गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी दिलवाड़ा, दिलवाड़ा को देलवाड़ा भी कहते हैं, चौथी जरगा, पांचवी अचलगढ़। गुरु शिखर की बात करूं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो गुरु शिखर कहां पे स्थित है, सिरोही में। शेर कहां पे स्थित है, सिरोही में। दिलवाड़ा भी कहां पे है, सिरोही में। लेकिन जरगा कहां पे है, उदयपुर में है। और अचलगढ़ भी कहां पे है, तो मित्रों अचलगढ़ भी कहां पे है, अचलगढ़ भी आपके स्थित है सिरोही के अंदर, जहां पे अपने अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। अब इनकी ऊंचाइयां कितनी कितनी है इनके बारे में भी देखते हैं। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, ठीक है। और गुरु शिखर कहाँ पे है, तो गुरु शिखर आपकी यहाँ पे है। ये जो सिरोही जिला है, इस सिरोही जिले के अंदर अपने यहाँ पे अपने गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर के बाद इसके जस्ट पास में स्थित है आपके शेर, और शेर के जस्ट पास में ही स्थित है आपके दिलवाड़ा, ठीक है। शेर के जस्ट पास में ही आपके दिलवाड़ा स्थित है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई आपके 1722 मीटर। और फिर उसके बाद में अपने चलते हैं शेर की ओर। तो शेर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है, ठीक है। ये अपने राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दिलवाड़ा की 1442 मीटर ऊंचाई है। जरगा की 1431 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और अचलगढ़ की मैं बात करूं तो अचलगढ़ की आपकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी अपने 1380 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी रहेगी, 1380 मीटर के आसपास रहेगी। तो ये ऊंचाई एक चोटियों का एक अवरोही क्रम भी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा कि राजस्थान में ये जो प्रमुख चोटियां हैं उनको अवरोही या आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको हो सकता है अवरोही क्रम में 4 ऑप्शन दे और 4 ऑप्शन में जरगा, शेर, गुरु शिखर और अचलगढ़ ये ऑप्शन दे दिया, और इनमें आपको चोटियों का क्रम पूछ ले तो आपसे अवरोही या आरोही जो भी क्रम पूछे तो आपको एक अवरोही क्रम एक पूरा याद होना चाहिए। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, आप सभी वैसे मैक्सिमम लोगों को पता होनी चाहिए, और नहीं है तो अपने इस प्रकार इनको याद कर लेते हैं कि भाई गुरु से दिल से जरा आस रखो, गुरु से दिल से जरा आस रखो। गुरु से दिल से जरा आस रखो। और इसमें अपने गुरु से क्या हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। और उसके बाद अपने बात करें से क्या हो जाएगी, शेर हो जाएगी। यानी कि पहली जो है गुरु से अपने 1 नंबर हो जाएगी। ये वाले चोटी का क्रम लगा देता हूँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 नंबर गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आस से अचलगढ़, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा। और ऊंचाइयों का जो सिलसिला है वो 1722 मीटर, 1597, 1442, 1431 और 1380 ये रहेगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं अगली जो चोटियां हैं, उन चोटियों के बारे में बात करूं तो अगली जो चोटियां रहेगी आपकी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, किस जिले में, राजसमंद। दूसरी आपकी
रघुनाथगढ़, तीसरी ऋषिकेश, चौथी कमलनाथ, पांचवी सज्जनगढ़, छठी मोरमजी या गोरमजी, इसे टोडगढ़ भी कहते हैं, मोरमजी गोरमजी, या अपने इसका दूसरा नाम एक टोडगढ़ भी है। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सिक्कर। ऋषिकेश कहाँ पे है? सिरोही। कमलनाथ कहाँ पे है? कमलनाथ आपके उदयपुर में। सज्जनगढ़ भी कहाँ पे? उदयपुर में। और मोरमजी या गोरमजी ये कहाँ पे? ये आपके अजमेर में। तो एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा कि कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सिक्कर। और ऋषिकेश कहाँ पे है? सिरोही। उदयपुर और नेक्स्ट जो है कमलनाथ वो कहाँ पे है? उदयपुर। और उसके बाद सज्जनगढ़ भी उदयपुर, और मोरमजी या गोरमजी भी कहाँ पे? आपके उदयपुर। अब इनकी ऊंचाइयां आपसे पूछे तो ये भी आपको याद रखनी होगी कि इनकी जो ऊंचाइयां हैं वो आपके जो यानी कि कुंभलगढ़ की 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ की आपको याद होनी चाहिए 1055 मीटर, और ऋषिकेश जी है 1017 मीटर, कमलनाथ 1001 मीटर कमल जी, ठीक है। और सज्जनगढ़ की बात करें तो 938 मीटर, और मोरमजी गोरमजी या टोडगढ़ ये आपके 934 मीटर। तो मित्रों इस प्रकार से ये वाली रही। और इनकी जो ट्रिक है इस प्रकार याद रख लेना कि एक कुंभा नाम का आदमी था, ठीक है। वो एक कुंभा जो था वो रघुनाथ ऋषि थे। उन रघुनाथ ऋषि का सज्जन, और सज्जन भी कैसा? मोर था। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर था, ठीक है। यानी कि कुंभा एक आदमी था, वो रघुनाथ ऋषि का मोर जैसा सज्जन भला भोला आदमी था। याद रखना हल्का सा। तो इस प्रकार अपने ये कुंभा से यानी कि अपने 5 पहले हो गई, ये 6ठा क्रम है, ये 7वां क्रम है, ये 8वें क्रम की, ये 9वें क्रम की, ये 10वें क्रम की, और ये 11वें क्रम की। इस प्रकार ये कुंभा 6 नंबर चोटी हो गई, रघुनाथ से हो गई रघुनाथगढ़ 7 नंबर, ऋषि से ऋषिकेश हो गई 8 नंबर की, और फिर का से अपने कमलनाथ हो गई 9 नंबर की, सज्जन से सज्जनगढ़ हो गई 10 नंबर की, और मोरमजी से मोरमजी या गोरमजी हो गई 11 नंबर की। ये वाली चोटी इस प्रकार अपने ये हो गई। और उसके बाद अपने देखते हैं अगली जो चोटियां हैं इस प्रकार। खोह, सायरा, तारागढ़, बिलाली, रोजा भाकर। अब खोह की बात करूं, खोह कहां पे है? तो मित्रों खोह है आपके जयपुर में। सायरा कहां पे है? सायरा उदयपुर में है। तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। बिलाली अलवर के अंदर स्थित है। रोजा भाकर जालोर के अंदर स्थित। एक बार वापस रिपीट कीजिएगा। खोह जयपुर, सायरा उदयपुर, तारागढ़ अजमेर, और बिलाली अलवर, और आपके ये जो अंत में रोजा भाकर। ये भाकर नाम से जितने भी हैं सारे के सारे ये अपने जालोर के अंदर ही आते हैं। रोजा भाकर, चहरोल भाकर, इसराना भाकर, ये सारे के सारे। और सिर्फ जो भाकर है वो सिरोही में अरावली की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिए। तो सबसे पहले अपने जो ऊंचाइयां हैं, खोह की ऊंचाई है 920 मीटर,
सायरा है आपके 900 मीटर, तारागढ़ 872 मीटर, 872 और कुछ जगह 873 भी दे रखा है, ठीक है। और बिलाली आपके 775 मीटर और रोजा भाकर आपके 730 मीटर। और इसकी जो ट्रिक है इसे याद कर लेना कि एक जगह है खो, पहले क्रम लिख लेते हैं। खोह में सात बिल्ली रोज आती है। एक खो जगह है, खो वहां पे 7 बिल्लियां रोज आती है, ये भी याद रख लेना। खो से हो जाएगी आपकी 12 नंबर की खो चोटी, और सा से आपकी हो जाएगी 13 नंबर की सायरा, तय से आपकी हो जाएगी 14 नंबर पे तारागढ़, बिल्ली से आपकी हो जाएगी 15 नंबर पे बिलाली, और रोज से आपकी 16 नंबर की हो जाएगी रोजा भाकर। तो मित्रों इस प्रकार राजस्थान की ये काफ़ी चोटियां हैं, मैंने आपके साथ साझा की है, ठीक है। 15-20 चोटियां हैं, मैंने क्रम के अनुसार, एक अवरोही क्रम के अनुसार बताई है। इसके अलावा भी कुछ एक चोटियां हैं तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगला जो सेशन है उसके अंदर अरावली के प्रमुख जो दर्रे हैं और अरावली की प्रमुख जो अन्य पहाड़ियां हैं इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।